नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो विषय ये था कि अगर कुछ लोगों की आशंकाओं को मान भी लिया जाए कि महाराष्ट्र में हो रहे बिखराव के पीछे उद्धव ठाकरे और उसके कंपनी का हाथ है, तो उद्धव ठाकरे को एक छोटी सी नसीहत मैं दे देता हूं। वो ये कि हमारे यहाँ का कहावत है कि अगर आपका रुपया कुछ नहीं गया आप कमा लेंगे, अगर आपका स्वास्थ्य चला गया तो चिंता करिए लेकिन आप उसे हासिल कर लेंगे अपने मेहनत और चिकित्सीय परामर्श थे। लेकिन अगर आपका साख चला गया या आपका चरित्र चला गया तो फिर सब कुछ चला गया, आपके पास कुछ भी नहीं रहा। ये मेरे गांव में कहावत है। तो अगर ये मान ले अपुष्ट सूत्रों से, आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी को सादर प्रणाम, कृपया बने रहे और अपने आशीर्वाद से नवाजते रहे। मैं जब तक आपको देखूंगा बोलने में मुझे ऊर्जा मिलेगी तो मुझे ऊर्जा देते रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रहे। कोई विषय ऐसा लगता है कि इसमें आपके मार्गदर्शन सुधार की जरूरत है तो कृपया जरूर सुधारें, क्योंकि आप जैसे गुणी लोग और मुझे सुधारेंगे तो मेरी गुणवत्ता में चार चांद लगेगा, जो अब तक नहीं है। लेकिन अब आपको देख लेने के बाद मुझे भरोसा है कि जरूर सुधार होगा आप सामने। तो अगर ये माना जाए अपुष्ट सूत्रों से कि भाई ये सारा का सारा उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो मुझ जैसा साधारण आदमी जिसको इतनी गूढ़ समझ नहीं है वो तो ये कहेगा ना कि मतलब उद्धव ठाकरे के परिवार को चैलेंज किया जा सकता है, बाला साहब ठाकरे के पैरेलल खड़ा हुआ जा सकता है, वगैरह वगैरह और वगैरह। कुछ उदाहरण आपको देता हूं जो फानूस बन के आए और कहां टिमटिमाते हुए चले गए उसका कोई है, मतलब मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों को याद भी नहीं होगा। आज आसाम में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में महाराष्ट्र के बागी गिरोह के लोग गुवाहाटी में शरण लिए हुए हैं। संजय राउत उनको चौपाटी में बुला रहे हैं। वो एक अलग बात है, वो बेबुद्धि का आदमी है, उसके बाद पर मुझ जैसे आदमी रिएक्ट ना करेगा। उसी आसाम में एक नेता हुआ करते थे प्रफुल्ल कुमार मोहंता और भृगु कुमार फुकन। अभी की जो युवा पीढ़ी होगी वो जानती भी नहीं होगी कि कोई आनंद मोहंता और भृगु कुमार फुकन नाम के प्राणी इस धरती पर भारतीय राजनीति में थे। ये दोनों लोग भारतीय राजनीति के विद्यार्थी जीवन से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का कारनामा किया था, लेकिन चूंकि लड़कपन थी साख को नहीं बचा पाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके 2-4 सीटों की भीख मांग रहे हैं और लोगों को आसाम में भी पता नहीं है कि कोई आनंद कुमार मोहंता और भृगु कुमार फुकन नाम का कोई आदमी है। आनंद कुमार मोहंता अपना सीट जीते हैं, भृगु कुमार फुकन तो शायद राजनीति में है या संन्यास ले लिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका साख खत्म हो गया था आसाम की राजनीति से। बाला साहब ठाकरे का परिवार का अगर साख प्रभावित हो जाएगा तो वो बस राजनीति में साख ही बहुत बड़ी चीज होती है। योगी मोदी की जोड़ी मेरे बोलने का पैसा नहीं देती, ना ही मेरा मोबाइल का खर्चा देती है। ये जो 1 GB डाटा 444 रुपया पहले होता था, अब पता ना कितने रुपये का है, मेरा बेटा भरवाता है, लेकिन कुछ बढ़ाई है। वो पैसा मेरे अपने तरफ से आता है, लेकिन मैं मोदी को योगी का गुणगान कर रहा हूं अगर उनमें गुणगान जैसी चीज है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनमानस छोड़िए देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक का साख बना हुआ है भारत और दुनिया के राजनीति में। तो राजनीति में साख का बने रहना बड़ा जरूरी है। पता ना उद्धव ठाकरे को ये बात कब समझ में आएगी। अगर ये बात सत्य है कि ये सब उनका किया धारा है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो कर रहे होंगे, क्योंकि जब मुझ जैसा साधारण आदमी को इतनी गूढ़ समझ है तो फिर वो तो जन्म घुट्टी में राजनीति लिया है। ग्रेट बाला साहब ठाकरे के बेटा, इतनी समझ उनके पास होगी। खैर, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा बाला साहब ठाकरे की गिरती साख और बनती साख में नहीं था, ना ही उद्धव ठाकरे। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है उपचुनाव में आए परिणाम। सबसे तो पहले उपचुनाव में जीते सारे विजयी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना के साथ साथ
अपने मतदाताओं के अपेक्षा के अनुरूप आप सदन में जा करके काम करें और सदन में जा करके ये ना भूल जाए कि आपको भेजा किसने था और आप आए किस लिए थे। इस बात का ध्यान रहे। रुद्र प्रताप रघुवंशी स्वभाव के मुताबिक विरोध का राजनीति शुरू कर दिए हैं। इनकी बात पढ़ना बड़ा जरूरी है। रघुवंशी जी ने लिखा है कि ईडी के छापा का डर तो नहीं है। अगर ये है तो ये और अच्छी बात है कि देश में अगर जितने करप्ट लोग हैं, क्योंकि मुझे तो ईडी के छापा का कोई डर नहीं है। सौरभ बिहार में रहता हूँ, ईडी, सीबीआई, आईबी, अमेरिका के जांच एजेंसी आवे ना, हमने कहा मना किया है। आइए, आपका स्वागत है। अगर आप चोरी किए हैं तभी तो आपको जांच एजेंसी का डर है। तो चोरी किए हैं तो राजनीति में क्यों गए भाई? आप क्यों गए? आपको नहीं जाना चाहिए था। रिपुंजय रानू पाठक ने हमको कुछ मार्गदर्शन दिया, उनकी बात पढ़ लो। आपने लगे समाजवादी पार्टी कब तक बसपा को दोष देती रहेगी? यह तो बसपा भरोसे है, राजनीति में है, सपा का अलग रणनीति। रिपुंजय पाठक, मैं चाहूंगा कुछ देर रहिए, इसी मुद्दे पर मैं बात आऊंगा। पहले इन बातों को रख दूं। यही जो आपने बात कहा यही मैं कहने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा। रुद्र प्रताप ने डिरेल कर दिया, इसलिए यह मामला हट गया था। मैं दोबारा वही बात आऊं। तो मित्रों, एक तो वो जो विजयी लोग हैं उन सब लोगों को ये शुभकामनाओं के साथ ताकीद की जाती है कि वो जिस उम्मीद के साथ अपने मतदाताओं के द्वारा भेजे गए हैं उस पर खड़ा उतरें, दिल्ली और अपने अपने राजधानी में जाकर के अपने मतदाताओं को भूल न गए। अब आता है, रिपुंजय पाठक ने प्रश्न कर दिया, मैं उसको जल्दी से आ जाता हूँ। एक तो मित्रों, मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ, सामाजिक आदमी हूँ। ये मैं निरहु घुरहु जैसे लोगों के संसद विधायक बनने का घोर विरोधी हूं। मुझ जैसा आदमी, मैं अगर पार्टी का अध्यक्ष होता तो निरहु घुरहु को 2-4-5 लाख रुपया दे करके चुनाव मैदान में अपना प्रचार के लिए काम करवाता, उनके मनोरंजक कार्यक्रम पर ताली बजाता और सांस्कृतिक योद्धा का तगमा देता। रुद्र प्रताप, आपकी बात पढ़ूंगा तो मेरा मामला डिरेल हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी बात बाद में पढ़ूंगा। तो कलाकार का काम कला का है। अगर कोई तीर का काम है वो तलवार से नहीं हो सकती, जो तलवार का काम है वो तीर से नहीं हो सकती, जो सुई का काम है वो फावड़े से नहीं हो सकता, और जो फावड़े का काम है वो सुई का नहीं हो सकता। सुई के काम के लिए सुई इम्पोर्टेंट है और तलवार के काम के लिए तलवार इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस दोनों की है। सुई छोटी है तो कोई उसकी हैसियत कम है और तलवार बड़ा है तो उसकी हैसियत ज्यादा, ऐसा नहीं है। अगर आपको सिलाई करनी है तो तलवार से नहीं होगा, और अगर चिराई करनी होगी तो वो सुई से नहीं होगा। इसलिए सिलाई और चिराई दोनों कामों में दोनों की उपयोगिता है। जहां सिलाई की आवश्यकता है वहां सुई इंपॉर्टेंट है, जहां चिराई की आवश्यकता, कटाई की आवश्यकता, फराई की आवश्यकता है, वहां तलवार आवश्यक है। तो निरहु के काम या निरहु जैसे और लोग जो सांस्कृतिक सिपाही हैं उन लोगों का काम अपने क्षेत्र में है। मुझ जैसे आदमी में यह हैसियत नहीं है कि मैं 5 आदमी को अपने गाने पर बुला लूं। अगर मैं गाना गाने लगूंगा, जो 3-4 लोग देख रहे हैं वो वीडियो बंद कर देंगे, क्योंकि मेरा आवाज गर्दभ आवाज जैसा है। निरहु घुरहु जैसे लोग गाते हैं तो लाखों लोग झूमते हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनको मुबारकबाद है और उनके उस फील्ड के लिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन संसद गाना गाने का जगह नहीं है। संसद लोगों के समस्याओं को उठाने का जगह है। 1952 से लेकर के 2022 तक जो विशेष परिस्थिति और विशेष क्षेत्र के लोगों ने संसद का शोभा बढ़ाया है वो सिर्फ सजावट, विषय वस्तु कला और कुछ नहीं रहा। अगर आदरणीय सुनील दत्त साहब को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि कला क्षेत्र का, स्पोर्ट्स क्षेत्र का कोई आदमी ऐसी कोई काम किया हो जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले हो कि ये आदमी आकर के अपने क्षेत्र का काम किया। निरहु से पहले निरहु के सिनेमाई गुरु, गाना के गुरु और भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जैसे सीट पर हमारे मित्र मनोज तिवारी विराजमान है। मनोज तिवारी ने संसद में ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे लोग प्रोत्साहित हो करके मनोज तिवारी जैसे लोगों को चुने? आप संसद में समस्या उठाने के लिए जाते हैं, आपको समस्या का ज्ञान ही नहीं है तो आप उठाएंगे क्या? क्योंकि आप तुरंत पहले वाली गाड़ी से चले जाएंगे वाला गाना है। आप मुंबई जाएंगे, सिनेमा में काम करेंगे, क्योंकि वो आपका काम है, आपको उसको छोड़ना नहीं है। और जब आप सिनेमा में काम करेंगे तो लोगों की समस्याओं को जानेंगे कैसे? लोग आपके पास आएंगे सेल्फी लेने के लिए निरहु जी के साथ, क्योंकि मनोज तिवारी के जितने फॉलोअर हैं हमारे फेसबुक पर मैक्सिमम है, वो रोज रोज फोटो डालते हैं, आज मनोज भैया के साथ नजफगढ़ में। वो बस इतने पे खुश है बेचारे, मनोज तिवारी के चाकरी करते रहते हैं। मेरा मानना है कि लोकसभा, विधानसभा या जनप्रतिनिधियों का काम
उन्हीं लोगों को सौंपा जाए जिनको जनता के दुख दर्द की समझ है और जनता के प्रश्नों को उठाने का मादा है, और वो रियल में जनता के प्रश्न उठाने के लिए बने गए हैं, ना कि सजावट की वस्तु है। एक बार पुनः मैं निरहु और मनोज तिवारी या निरहु गुरु जैसे लोगों के भावना का आहत नहीं करता। निरहु का सम्मान अपने उस क्षेत्र में है। मुझे जहां कला का जरूरत पड़ेगी, कलाकार की जरूरत पड़ेगी, निरहु का मैं आदर करूंगा। मुझे मोहम्मद रफी का गाना पसंद है, मुझे निरहु का गाना पसंद है, मुझे मनोज तिवारी का गाना पसंद है, रवि किशन का संवाद पसंद है। मुझे बड़ा खुशी होती है जब मैं साउथ की डब पिक्चरें देखता हूं तो रवि किशन का शानदार काम देखता हूं तो इतराता अगराता हूं कि ये वही भोजपुरिया जवान पूर्वांचल का है जिसका मैं हूं, वो जौनपुर का मैं बलिया का हूं। हमारा भाई जा करके आंध्र प्रदेश के सिनेमा में झंडा गाड़े हुए, बड़ा खुशी होता है। लेकिन वो सिनेमा में देख करके खुशी होगा, संसद में मुझे तब खुशी होगी जो संसद में गोरखपुर का समस्या उठाएगा। क्या अब तक उसने उठाया है? क्या उसको समस्या की जानकारी भी है? क्योंकि बंबई से जौनपुर गया, इधर उधर घुमा, गोरखपुर तो उसके पहले कितनी बार गया हमको जानकारी भी नहीं। बल्कि मनोज तिवारी तो बाबा के विरुद्ध लड़ने गए तो उनको थोड़ी बहुत समझ भी थी। तो ये मेरा अपना मानना है कि ऐसे लोगों को चुनावी मैदान में उतार करके वाहवाही और सीट जीतने की गारंटी तो है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। अब आते हैं उपचुनाव के परिणामों पर और उसके होने वाले असर पर, जो रानू पाठक ने इसको इशारा किया। मित्रों, एक बात जान लीजिए, आज असुरुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू आया। असुरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस चुनाव में तो मैं नहीं लड़ा था, तो कैसे भाजपा जीत गई? मुझको वोट कटवा और भाजपा का बी टीम कहते हो, ये तो टीम ही नहीं थी, तो क्यों नहीं आप जीत पाए? मित्रों, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। रानू पाठक दोबारा एडवाइस दिया कि भैया, ममता दीदी की पार्टी में 2 अभिनेत्री संसद में है, लेकिन उनके क्षेत्र में बहुत विरोध है। रानू पाठक, मैं ममता की बात नहीं करूं, मैं सबकी बात करूं। हेमा मालिनी के क्षेत्र में विरोध नहीं है। आप पार्टी का नाम मत लीजिए। जो भी कलाकार आएंगे वो सीट जीतने की गारंटी देंगे, समस्या पर विजय प्राप्त करने की गारंटी नहीं देंगे। और हम लोकतंत्र समर्थक सामाजिक आदमी होने के नाते मैं चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व मेहनती आदमी को दिया जाए, जो जनता के बीच रहा हो, जिसको लोगों के पसीने से बदबू आ रही हो। रवि किशन का एक इंटरव्यू आया, एक वीडियो लीक हुई, बड़ा बसात वाला पसीना यार, मोदी जी खाए खाती चल गया मुंह कितना मौका तला। तो कितना घिनौना बात है। 50 जूता मेरे जैसा आदमी उस आदमी को मारता जो अपने उस आदमी के पसीने के बदबू को मजाक उड़ा रहा है, जो उसको वोट दिया है। मैं इस बात को कहूं कि वो तो आदमी होना चाहिए जिसको पसीने की खुशबू आवे और कहे कि आप तुम मेरे भाई हो। मैं इस बात की बात करूं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। आपको सुनना कोई नहीं, फिर भी हिमांशु राय जी, मेरा काम सांप का मंत्र झाड़ने वाला उस ओझा का है जिसको पता है कि मेरा मंत्र समुद्र के उस पार नहीं जाएगा, लेकिन वो पानी में जहां तक डूब नहीं जाता वहां तक नदी में उतर करके मंत्र का जाप करता है, ये मान करके कि मेरा मंत्र उस सांप काटे हुए इंसान के पास जाएगा और विषधर का विष हरण का काम होगा। उसको मेरा मंत्र लगे ना लगे ये उसका भाग है, लेकिन ओझा के नाते मेरा फर्ज है कि या तो मैं समुद्र लांघ के जाऊं, नदी पार करके जाऊं, और अगर असमर्थ हूं तो जहां तक मैं समुद्र में जा रहा हूं जाऊं और जा करके मंत्र पढ़ूं। ये मेरा मानना है और वो उसको लगे ये उसका मानना है। कोई मेरे को सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस सांप झाड़ने वाले ओझा का कर्तव्य अदा कर रहा हूं कि मैं अपनी बात रख रहा हूं, उसको लगे ना लगे ये उसका मर्जी है। जो मैं बात कह रहा हूं उस बात पर अडिग हूं और मेरे बात का काट करिए कि जो मैं कहा वो गलत है। निरहु गुरु जैसे आदमी अगर संसद में जा रहे हैं वो उचित है, या वो आदमी जाए जो समस्या का समाधान जानता हो, समस्या जानता हो और क्षेत्र के बीच रहा हो। इसका आंसर आपके पास हो तो कृपया लिखिए, नहीं तो सुनना ना सुनना ये है। बट फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे जरूर सुनिए, मुझे जरूर आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं करीना कपूर नहीं हूं कि कहूंगा कि मैंने फिल्म देखने को बुलाया थोड़ा था, आप खुद गए थे। नहीं, मैं प्राउडली आदमी नहीं हूं, मैं घमंडी आदमी नहीं हूं, मैं बड़ा विनम्र आदमी हूं। आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात सुनिए और मेरे बात को काटिए कि तुम्हारा ये वाला प्रश्न गलत है। मैं स्वीकार करूंगा क्योंकि मैं सर्वाधिक सत्य बोल रहा हूं, ये तो मैंने कभी दावा नहीं किया।
मैं तो कहता हूं, मैं तो आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी को बोला कि कृपया रही, आपको देख करके मुझे हौसला आएगा और आप जैसा बुद्धिजीवी बुद्धिमान आदमी और मुद्दे को समझने वाला आदमी और मुझे मार्गदर्शन देगा तो मेरा ये कार्यक्रम का गुणवत्ता बढ़ेगा। मैं आपको भी कह रहा हूं कि अगर आप में कोई सुधार की जरूरत है मेरे में आपके द्वारा, तो आप मुझे सुधारिए। सुनना ना सुनने वाली बात मत कि मुझे मालूम है कि लोग नहीं सुनते, क्योंकि व्यू में देखता हूँ ना कितने लोगों ने देखा, आपको बताने की जरूरत नहीं। व्यू में रोज रोज देखता हूँ कितने लाइक है, कितने व्यू है, कितने शेयर है, कितने पसंद है, कितने नापसंद, कितने कमेंट है। आप बताइए कि ये गलत है और इसके जगह तुमको ये बोलना चाहिए, मैं स्वीकार करूंगा और आपका नाम के साथ पढ़ूंगा जिसे और लोगों के नाम के साथ पढ़ा। मार्गदर्शन दीजिए, जरूर आपका स्वागत है। तो मित्रों, अब की बार की स्थिति क्या हुई, शुरुआत आजमगढ़ से करता हूं क्योंकि मैं बलिया का हूं तो पहले आजमगढ़ आता है। आजमगढ़ में 3 पार्टी चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी जिसका उम्मीदवार जीता है, समाजवादी पार्टी जिसका उम्मीदवार जीता था और बहुजन समाज पार्टी जिसका उम्मीदवार का तूती बोलता था, उसी इलाके का बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है और उसका इलाके में नाम है। आजमगढ़ मुस्लिम बहुल इलाका होने के नाते उसका प्रभाव भी है। तीनों तरह के मुकाबले में तीनों का लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। बिल्कुल T20 मैच जैसा था और निरहू का विजय भी बहुत कम अंतर से हुआ। ऐसे विजय को विजय नहीं माना जाता, लेकिन एक वोट का विजय भी विजय है, क्योंकि शपथ तो निरहू लेगा। शपथ तो अब धर्मेंद्र लेंगे नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र तो पुलिस अफसर यही पूछने में व्यस्त है कि हाउ कैन यू रोक मी। अब पार्लियामेंट में अगर गलती से चले तो वहां पूछे कि हाउ कैन यू रोक मी, तो पार्लियामेंट कहते बिकॉज यू हैव नॉट लिविंग सर्टिफिकेट। अगर यू हैव, आपके पास होइंग सर्टिफिकेट, देन आई एम एंटरिंग पार्लियामेंट। तो ये तो उन लोगों का अंग्रेजी है, ये उस धर्मेंद्र का अंग्रेजी है जिसका भाई अखिलेश यादव सुना ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आया हुआ है। और अखिलेश यादव के पूज्य पिताजी की स्थिति खराब थी, तब भी अध्यापक इतनी पढ़ाई कर लिए थे क्योंकि उनकी बड़ी ऋण धीन स्थिति थी। मैं व्यक्तिगत रूप से मुलायम सिंह को जानता हूं, क्योंकि मैं आदरणीय बड़े पापा श्री, नाम रखना उचित नहीं है, उनके चेला हुआ करते थे, उनका झोला उठाया करते थे मुलायम सिंह जी, और उन्हीं के सानिध्य में रह करके राजनीति सीखे और इतने बड़े प्रिंसिपल हमारे घर आते थे। कैसी स्थिति थी मैं उनको जानता था। लेकिन अब मुलायम सिंह के पास कितनी अकूत संपत्ति है मुलायम सिंह को पता नहीं है। तो इतनी अकूत संपत्ति के बाद भी अगर धर्मेंद्र यादव इतनी साधारण अंग्रेजी नहीं बोलते कि हाउ कैन यू स्टॉप मी, उसके जगह बोल रहे हाउ कैन यू रोक मी, तो ये उनकी विद्वता की बात है। ये वो धर्मेंद्र यादव हैं जो लोकसभा में सम्मानित सदस्य भी थे और संसद में कई बार बोले होंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय हाउ कैन यू रोक मी। एनीवे, तो मित्रों, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की स्थिति थी वो स्थिति तीनों की बराबर थी, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका में निरहू पर भरोसा किया गया, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया गया। इस बात पर अगर आपको संदेह होगा तो आप रामपुर चलिए, क्योंकि रामपुर में भी चुनाव हुआ है और रामपुर की चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी नहीं दी थी। कांग्रेस पार्टी ने वाकओवर दे दिया था रामपुर के राजा को कि भाई आप जीते, जेल यात्रा करके आए हैं, बड़ा मनोबल टूटा हुआ है, ये विजय आपके लिए बूस्टर का काम करेगा, इसलिए आप बूस्टर लीजिए हमारे तरफ से। और सिर्फ 2 फ्रंट चुनाव था, भाजपा और सापा से भी ज्यादा आजम खान का साख प्रतिष्ठा। लेकिन आजम खान का प्रतिष्ठा से जो समाचार चैनल वाले जोड़ते हैं उन लोगों को शायद ये याद नहीं है कि जब जया प्रदा चुनाव लड़ रही थी वो सीधा सीधा आजम खान के प्रतिष्ठा का तार तार करते हुए चुनाव लड़ी, जीती और आजम खान चाह के भी कुछ नहीं कर सके। हर बार आजम खान खड़ा होकर के प्रचार किए कि ये नचनिया है, गवैया है, इसको चुनाव में क्या करना, लेकिन फिर भी आजम खान की जनता ने आजम खान को उनके हैसियत बताया। लेकिन फिर भी अगर लोग आजम खान को आजम खान कहते हैं तो ये उनकी बात है। लेकिन सवाल है कि 55-56% मुस्लिम बहुल इलाका वाले सीट में अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतता है, तब जबकि मामला 2 फ्रंट है, ना तो वहां असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट काटने के लिए खड़ा था, ना ही मायावती ने किसी मुसलमान को वहां खड़ा किया था। तो ये विचारणीय प्रश्न है या बिल्कुल विचारणीय है। जाना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का जीत है और सभी ने अब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिया है। सुना है कि आजम खान के क्षेत्र में एक बहुत नामवर कदावर मुसलमान नेता ने मुस्लिम जमात को संबोधित करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस निर्विवाद रूप से काम करती है। ये तो तौकीक राजा ने भी कहा। तौकीक राजा को मैं समर्थन नहीं करता, मैं उसको सीधे मुस्लिम आतंकी मानता हूँ, विस्फोटक बात करने वाला मानता हूँ, मैं उसको भारतीय सोच वाला मानता ही नहीं। लेकिन तौफीक राजा ने अपने एक जलसे में जो अभी इतवार को किया था
जुमे के दिन करने वाला था, लेकिन शासना आदेश नहीं हुआ इसलिए वो नहीं किया। इतवार को किया। जलसा बड़ा भारी था और बड़ी भीड़ थी। तो राजा ने कहा कि मैं वर्तमान हुकूमत और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करता हूं कि उन्होंने बिना भेदभाव का प्रशासन किया है। अगर अपराधी हिंदू है तो उसको भी सजा मिली है, मुसलमान है तो उसको भी सजा मिली है। दुनिया के राजनयिकों ने सबने बड़ा खुले दिल से योगी आदित्यनाथ का लाउड स्पीकर उतारने वाले निर्णय का खैर मकदम किया कि भाई योगी आदित्यनाथ ने हर धर्म स्थल पर से माइक उतार दिया। कहीं विरोध का एक स्वर नहीं आया, क्योंकि उसमें तटस्थता थी, ईमानदारी थी, पारदर्शिता थी और बिल्कुल भेदभाव नहीं था। अगर मंदिर से उतरा तो मस्जिद में उतरा, गुरुद्वारे से उतरा तो चर्च से भी उतरा, किसी को मौका नहीं मिला कुछ खाने का। और मुसलमानों ने देखा कि मुझे आजम खान से क्या मतलब है। अगर हुकूमत हमारे साथ है, बिना भेदभाव का हमारा समर्थन करती है तो इसको वोट दिया जा सकता है। हम हमेशा राजनीतिक दल के हाथ का खिलौड़ा और भारतीय जनता पार्टी के खुला विरोध करके क्या हासिल करते हैं, जबकि दुनिया भाजपा के साथ है और लाभान्वित हो रही है। क्योंकि मुसलमान लोग पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो ये तो सोशल मीडिया के जमाने में जान ही गया है कि इसके पहले कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि आप अपने कुरान पर कुर्बान होइए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर तो रखिए। उनका ये सिंबल था कि अगर आप अपने धर्म के साथ अडिग है तो पढ़ाई के साथ भी एसोसिएट रहिए, और दोनों का जब मिलान हो जाएगा तब आप परिपूर्ण मुसलमान बनेंगे। क्योंकि जब तक शिक्षित मुसलमान नहीं होगा तब तक उसका मुकम्मल इस्लाम ईमान नहीं होगा, और जब तक मुकम्मल ईमान नहीं होगा तब तक वो मुसलमान नहीं होगा। ये योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का सपना था, जो मुसलमानों ने समझा, अंगीकार किया और इसके साथ खुद को जोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी का रामनगर का विजय ये बताता है कि मुसलमान के लिए भाजपा व छूती नहीं रही है। इसके पहले जो 2014 वाला मतदान हुआ था और 2017 वाला जो मतदान हुआ था, 2017 में 75 मुस्लिम बहुल इलाकों में 73 सीट पर भाजपा को विजय से प्राप्त हुई थी, जो अभी सारा का सारा अखिलेश यादव को मिल गया है। क्योंकि लोगों को लगा था कि योगी आदित्यनाथ के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व है, शायद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना बने। तो उन्होंने कहा कि अगर योगी नहीं बनते हैं तो अखिलेश बनेंगे। इसीलिए मुसलमान हमेशा फायदे की राजनीति सोचता है, इसलिए उन्होंने अखिलेश को एक छत्र वोट दे दिया। और वो जो 75 के 75 में से 73 अखिलेश भाजपा को मिली थी, वो अखिलेश को मिल गया और वही 73 सीटें अखिलेश की बढ़ गई। बाकी दोनों लोगों के बराबर सीटें हैं। मित्रों, इस उपचुनाव में 2-3 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण हुई। मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली की भी बात करें। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के जीत का मैं बड़ी भारी दिल से विरोध करता हूं, दुख व्यक्त करता हूं, अफसोस व्यक्त करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी जीत रहे हैं। ये देश के लिए अब इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भारतीय राजनीति का ये काला अध्याय है कि अरविंद केजरीवाल का कैंडिडेट भी जीत गया। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले, चूंकि मैं सामाजिक आदमी हूं, केजरीवाल को अलग हट दूं तो उस जीते हुए कैंडिडेट पर चर्चा किया जा सकता है। मित्रों, जिस चुनाव क्षेत्र से केजरीवाल का कैंडिडेट जीता है वो राजेंद्र नगर का क्षेत्र है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के सलाखा पुरुष आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का घर उसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। आडवाणी जी का पुत्र उसी विधानसभा का मतदाता है, उनकी पुत्री उसी विधानसभा की मतदाता है। आडवाणी जी का मतदान केंद्र दिल्ली में है, क्योंकि वो नई दिल्ली 30 नंबर पृथ्वीराज रोड पर उनका एड्रेस है। लेकिन उनके बेटी, बेटा और बहू का एड्रेस राजेंद्र नगर पुराना ही है, जो रिफुर्जी कैंप है पंजाब पाकिस्तान से आए हुए रिफुर्जियों का। तो वो टोटल रिफुर्जी बहुल इलाका है। वहां से एक पूर्वांचल के शेर का जीतना ये बताता है कि अगर आप लोगों के साथ रह रहे हैं तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन आपको समर्थन मिल सकता है और आप विजय हो सकते हैं। उसका कारण था कि पाठक के जीतने के बाद एक ऐसे आदमी ने फेसबुक पर सार्वजनिक कमेंट किया जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट का दावेदार था, जिसने टिकट मांगा था कि हम इस क्षेत्र के महारानी हैं, हमको टिकट दिया जाए। उसका समर्थन आया कि पंजाबी पर पूर्वांचल की जीत का हम हृदय से स्वागत करते हैं। तो कैंडिडेट का विजय पार्टी के विजय से ऊपर है। दिल्ली के विजय को हम उसी रूप में देखते हैं। मित्रों, पंजाब में चुनाव हुआ। पंजाब के चुनाव में श्रोमणी अकाली दल का विजय ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में खेल शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने राजेंद्र नगर का कैंडिडेट तो जीता ले गए, लेकिन मानमर्दन करने के लिए उस कैंडिडेट को हरवा दिया। क्योंकि अगर मानमर्दन मान का नहीं होगा तो फिर पंजाब की जनता और आम आदमी पार्टी की एग्जीक्यूटिव बॉडी ये कैसे कहेगी कि पंजाब अब
मान के विरुद्ध का नहीं रहे, क्योंकि ये बेवड़ा कभी भी पी करके गिरा रहता है और वो सारी पुरानी वीडियो फेसबुक और सोशल मीडिया पर जिस दिन केजरीवाल चाहेगा उस दिन से चलने लगेगा और इतना छुछू और थिथी लेदर हो जाएगा कि मान जहां जहां जाएगा उसको अपमान मिलेगा। फिर होगा अरविंद केजरीवाल को कि आइए आप ही के बस की बात है और आप ही संभालेंगे, और मान बेमान का फिर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मिमिक्री करने चला जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केजरीवाल ने पंजाब में वो अपने ही सीट को हरवा दिया और दिल्ली में एक पूर्वांचली को जितवा दिया। मित्रों, केजरीवाल का खेल बड़ा घातक है। पंजाब में जिस तरह से आतंकवाद सर पसारना शुरू कर दिया है, बहुत दिनों के बाद जब बेअंत सिंह और केहर सिंह जैसे लोगों के संबंध और इटली बरार के बाद जो पुलिस कमिश्नर थे जिन पर 6 साल का इल्जाम लग गया था, बजाज वाला मैं नाम भूल, एनीवे, उन लोगों की जो कोलैबोरेशन आतंकवाद के विरुद्ध हुई थी, उसके बाद अब पहली बार कमर टूटा हुआ आतंकवाद सर उठा रहा है, जिस पर हर आदमी को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आप 200 यूनिट बिजली और कुछ लोक लुभावन नारों के चक्कर में अगर आप देश बेच रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है, क्योंकि दिल्ली की जनता मतदान करने के पहले ये भूल गई कि यही केजरीवाल है जिसने कोरोना काल में अपने मुसलमानों के जमा फीस को स्कूल पर दबाव डाल करके वापस कराया कि कोरोना पीरियड में मुसलमान का जो भी फीस आपने लिया है वो वापस कर दें, लेकिन अगर हिंदू फीस दिया है तो उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का गैर संवैधानिक एक्ट अगर संविधान का शपथ लेवा मुख्यमंत्री करें, उसके बाद भी उसका कैंडिडेट पढ़े लिखे क्षेत्र से जीत जाए, तो ये चिंता का विषय नहीं, घबराने वाला विषय है। और ये घबराने वाली स्थिति है, क्योंकि ये मैं ऐसा नहीं कि मेरे कान में किसी ने आके कहा हो, ये रेजोल्यूशन पास है, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और सभी स्कूलों को दिया है। सोशल मीडिया से लेकर अखबार, टीवी में हर जगह ये तैर रहा था कि केजरीवाल सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि कोरोना काल के परेशानियों को देखते हुए जितने मुसलमान बच्चे हैं उनकी फीस को स्कूल वाले वापस कर दें। हिंदू परेशान नहीं था, ये केजरीवाल प्रशासन से इस तरह की भेदभाव की राजनीति करने वाले भी अगर चुनाव जीत रहा है तो फिर हमारा देश कहाँ जाएगा, ये हम सब जैसे समाज के लोगों को चिंता करने की जरूरत है। मित्रों, अंत में मैं एक बार पुनः 3 बातों को दोहरा देता हूँ। निरहु जीते हैं, स्वागत है। लोकतंत्र में जनता के आदेश का स्वागत होना चाहिए, जनादेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट के विजय के जगह अगर विजेता को चुनाव मैदान में उतारे तो वो लोकतंत्र को मजबूत करेगा और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगा। ये स्थिति वही है जो लालू प्रसाद यादव एक पत्थर तोड़ने वाली को संसद में पहुंचाए। वो लगातार संसद सदस्य रही, लेकिन ना तो वो अपना भला की ना अपने क्षेत्र का भला की। लालू प्रसाद का नाम जरूर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डलवा दिया कि लालू प्रसाद एक ऐसे गुदरी का लाल है जिन्होंने पत्थर तोड़ती एक महिला को संसद बना दिया। लेकिन उससे उस पत्थर तोड़ी महिला और उसके क्षेत्र की जनता का स्थिति क्या हुआ, इस पर किसी अखबार ने, किसी कम्युनिस्ट ने, किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने रेखांकित नहीं किया। लोकतंत्र के प्रखर सिपाही होने के नाते, समाज के सजग प्रहरी होने के नाते मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा राजनीति के सभी महान भावों और पूर्वधाओं से कि आप किसी निरहु घरोहु के जगह आप उस आदमी को टिकट दीजिए जो क्षेत्र में आपके पार्टी का काम करता है और क्षेत्र में आपका और अपना नाम करता है। ऐसे लोगों को जन समस्याओं का ज्ञान होता है और संसद जन समस्याओं के चर्चा के लिए होते हैं। नाच गाने के लिए कई कला केंद्र हमारे हर शहर में बने हुए हैं, हम वहां जाकर के देख लेंगे। और दूसरा, उपचुनाव ये बताता है कि भारत का जनमानस, खासतौर से उत्तर प्रदेश का जनमानस काम को सलाम करता है, जाति धर्म को नहीं। क्योंकि रामनगर से भारतीय जनता पार्टी का जीतना, मुस्लिम बहुल इलाके से जीतना राजनीतिक पंडितों को चिंता में डाल रहा है। मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मतदान कैसे हुआ और किन बेस पर हुआ। क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो आपका नाम होगा, और आप बेमतलब हवा करेंगे, ऐंठ करेंगे, जैसा अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव आजमगढ़ से रिजाइन किए, लेकिन आजमगढ़ जा करके नहीं किए कि मैं चूंकि नेता सदन बन गया हूँ इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ और मेरा भाई आएगा। इस ऐंठ पर, इस घमंड पर कोई कैसे उनका साथ देगा। घमंड तो रावण का नहीं रहा, तुम क्या चीज हो। इन शब्दों के साथ अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप नादानी समझ के माफ करिएगा। अगर कोई सुझाव हो
तो आप जरूर लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा और लाभान्वित होऊंगा। आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी अब तक मुझको बर्दाश्त किए, लगता है मेरा प्रार्थना स्वीकार कर लिया। भरत चतुर्वेदी जी आपको और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत महान।